आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 लेक्चर 1 को लेकर के। ये लेक्चर का क्या है, ये लेक्चर हम लोग क्या देखेंगे इस लेक्चर में हम लोग मेनली देखेंगे कि मौर्यन का जो सोसाइटी था वो क्या था, मीन्स किस बेसिस पे था। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, मौर्यन का क्या सोसाइटी था। जैसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा था मौर्यन के टाइम पे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा था मौर्यन के टाइम पे, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा था अंडर द मौर्यंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, व्हाट हैपेंड पोस्ट अशोका डेथ, अशोका के डेथ के बाद क्या हुआ, रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। टोटली हम लोग लगभग ये कुछ टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में या फिर इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग ये सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था। मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था। इसका पहला रूलर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना, बिंदुसारा बना। ठीक है, बिंदुसारा के बाद अशोका। अशोका ने क्या करा, कलिंगा को वो किया और धम्मा को वो किया। उसके बाद क्या हुआ, अशोका के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, दो पार्ट में बट गया। क्योंकि मौर्यन एम्पायर क्या है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। मीन्स ये पूरा जो है, अगर हम लोग इसको इंडिया मान लें, इन चीज़ों को अगर इंडिया मान लें तो क्या है, मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक है। मौर्यन एम्पायर ऑलमोस्ट ये जो है आपका, आई थिंक मौर्यन एम्पायर आप अगर मानो तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया मौर्यन एम्पायर है। मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक तो ईस्टर्न में कन्वर्ट हो गया, ईस्टर्न, और एक ये वेस्टर्न में कन्वर्ट हो गया। किस में एक ये ईस्टर्न में कन्वर्ट हो गया, ईस्टर्न मौर्यन एम्पायर, और एक वेस्टर्न में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ बचा हुआ क्या था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, बस ये वाला एरिया, तमिलनाडु केरल वाला जो एरिया है, बस वही एरिया बचा हुआ था। तो क्या हो गया, इसके बाद अशोका के बाद क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर के जो रूलर थे वो क्या हो गया, धीरे धीरे वीक हो गया। जब वीक हो गया तो वीक हो जाने के बाद क्या होता है कि चीज़ें धीरे धीरे मीन्स हाथ के कंट्रोल से क्या होता है, बाहर जाने लगता है। अब जब पूरा मौर्यन एम्पायर ही वीक हो गया अशोका के बाद, तो क्या ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट में और ईस्ट में। किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट में और ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट में क्या हुआ, वेस्ट में पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड। क्यों वेस्ट में वीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था। चीज़ें अगर पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हो, अगर इस साइड में चीज़ें पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हो, इस तरफ से जो इन्वेजन है वो तो आएगा। इस जगह का एरिया अगर फ्रेगमेंटेड हो जाए, इस जगह का एरिया अगर टूट जाए, तो जो बाहर से चीज़ें हैं वो तो आएगा, बाहर से जो इन्वेजन वो तो आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, फॉरेन का इन्वेजन हुआ, जो भी विदेशी था उसका इन्वेजन हुआ। अब देखते हैं ईस्टर्न पार्ट में क्या हुआ। ईस्टर्न पार्ट में क्या हुआ, जो भी वीक रूलर था वहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे वो डिक्लाइन करना शुरू हुआ। जो भी वीक रूलर था, कमज़ोर रूलर था, वो डिक्लाइन करना शुरू हुआ। और वहाँ से क्या राइज हुआ, राइज ऑफ संगास एंड कानवास। क्या राइज हुआ, राइज ऑफ संगास एंड कानवास। हम लोग मेनली क्या देखेंगे, मेनली हम लोग इन 6 टॉपिक को देखेंगे इस लेक्चर में, या हो सकता है अगर ये लेक्चर लंबा हो जाए तो इसके बाद वाले लेक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम में क्या हुआ कि ये इसको हम लोग तीन तरह से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, एक तो हमारा ये हो गया, इस साइड में ये हो गया नेटिव रूलर, इस साइड वाला ये नेटिव रूलर हो गया। इस साइड वाला रूलर कौन हो गया, ये फॉरेन इन्वेजन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड था। इस साइड वाला रूलर वीक हो गया, और ये वाला रूलर क्या हो गया, डीप साउथ। ये वाला क्या हो गया, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट डीप साउथ एरिया हो गया। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम में क्या देखेंगे, नेटिव रूलर में कौन कौन था जो ईस्टर्न साइड में रह गया। नेटिव रूलर में कौन कौन था, सुंगास, मीन्स मौर्य के बाद, मौर्य के जब डिक्लाइन हो गया उसके बाद कौन कौन आया नेटिव रूलर में, सुंगास आया, कानवास आया और सतवाहनस आया। क्या आया, ये लगभग वेस्टर्न डेक्कन की तरफ था। उसके बाद फॉरेन रूलर में क्या क्या आया, जो विदेशी रूलर आया किस तरफ से, वेस्टर्न साइड से। वहाँ पर क्या हुआ, इंडो ग्रीक, सकाब, पार्थिहांस और कुशांस, ये सारे क्या हुए, ये फॉरेन रूलर से, ये फॉरेन इन्वेजन हुआ। डीप साउथ में क्या हुआ, चोला, चेरास और पांड्यास, ये 3 रूलर आए कहाँ, डीप साउथ में। क्योंकि डीप साउथ क्या था, डीप साउथ तो मौर्यन के कंट्रोल में था ही नहीं। मौर्यन पीरियड में डीप साउथ मीन्स केरल वाला एरिया और तमिलनाडु वाला एरिया वो तो कंट्रोल में था ही नहीं। किसके कंट्रोल, मौर्यन के कंट्रोल में था ही नहीं। तो यहाँ पर भी कौन कौन से रूलर आए, चोला, चेरास और पांड्यास। ठीक है, उसके बाद मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था, या फिर उसका सोसाइटी, मौर्यन एम्पायर का जो सोसाइटी है वो कैसे चल रहा था। मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, वो एडमिनिस्ट्रेशन मेनली कहाँ था, मेनली हाईली सेंट्रलाइज था। कहाँ पे, किंग के पास। हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, किंग के पास। किंग अब अगर इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा रीजन है, तो किंग उसको कैसे संभालेगा। उसको संभालने के लिए किंग ने क्या करा, किंग प्लस एक क्या बना दिया, एक मंत्री परिषद बना दिया। किंग ने क्या करा, एक मंत्री परिषद बना दिया, और उतने बड़े एरिया को क्या करा, 5 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। पूरा मौर्यन एम्पायर को क्या करा उन्होंने, किंग ने, क्योंकि क्या था, क्योंकि जो पावर था वो सेंट्रलाइज था किसके पास, किंग के पास। जब पावर किंग के पास सेंट्रलाइज था तब उसको पूरा एम्पायर चलाना है, पूरा राज्य चलाना है। और जब पूरा राज्य चलाना है तो उसको तो कोई ना कोई असिस्ट करने वाला चाहिए। तो उसने क्या करा, उसने मंत्री परिषद बनाया। ठीक है, और दूसरा क्या करा, उस राज्य को
इन 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस पार्ट में? उत्तर पथा मीन्स उत्तर पथा में और दक्षिण पथा में, उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ, उसमें प्रांतीय पथा और अवंती पथ। किसमें? इधर ईस्टर्न में ईस्टर्न प्रांतीय पथ और अवंती पथ, और इसमें उत्तर पथ और दक्षिण पथ, और बीच में क्या था? बीच में पाटलिपुत्र था। मीन्स पाटलिपुत्र कहने का मतलब एक वो सेंट्रल एरिया था, मीन्स वो कैपिटल था। ठीक है, एक तो ये 5 प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया अपने पूरे एम्पायर को। उसके बाद क्या करा उन्होंने? मंत्री परिषद को रखा। मंत्री परिषद को क्यों रखा? ताकि वो असिस्ट कर सके कि चीज़ें कैसे रूल आउट होगी, या फिर चीज़ें कैसे आगे चलेगी, या फिर कैसे कैसे हम एम्पायर को क्या कर सकते हैं? रूल कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद में कौन कौन था? युवराज, पुरोहित, सेनापति और मंत्री। कौन कौन था? युवराज, पुरोहित। युवराज कौन था? प्रिंस मीन्स राजा जो था। पुरोहित कौन था? प्राइस्ट मीन्स जो ब्राह्मण था। उसके बाद सेनापति मीन्स जो मिलिट्री कमांडर था वो सेनापति था, और जो भी मंत्री था। ये 4 चीज़ मिलकर के क्या कर रहा था? इसको राजा को असिस्ट कर रहा था। क्या असिस्ट कर रहा था? कि कैसे मीन्स कहाँ से क्या करना है, कैसे पूरे एम्पायर को या पूरे एम्पायर को चलाना है, पूरे स्टेट को चलाना है। ठीक है, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट मौर्यन एम्पायर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर कहाँ से क्या शुरू हुआ। अबाउट द सुंगा एम्पायर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यास। क्या हम लोग देखेंगे कि जो सुंगा एम्पायर था उसके अंडर में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ मौर्य का। द मौर्यन एम्पायर हैड सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट। मौर्यन एम्पायर ने क्या करा? अपना मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेपरेट कर लिया। क्यों सेपरेट कर लिया? एज पर द रिकॉर्ड ऑफ रोमन ऑथर के रिकॉर्ड के अनुसार द मौर्यन एम्पायर हैज इन्फेंट्री। मौर्यन एम्पायर के पास क्या था? इन्फेंट्री था, कैवलरी था, एलिफेंट था, चैरियोट्स था, नेवी था, एंड ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट विंग। ये लगभग इन्फेंट्री क्या हो गया? पहला, कैवलरी दूसरा, एलिफेंट तीसरा, चैरियोट्स चौथा, नेवी पाँचवा। ये क्या था? ये एक तरह से मौर्यन एम्पायर का एक मिलिट्री चीज़ें थी कि ये मिलिट्री को इसने अलग अलग कर रखा था। ठीक है, ईच विंग वाज हेडेड बाय द अध्यक्षा। ये सारे विंग को मीन्स ये सारे 6 के 6 विंग को कौन हेड करता था? ये 6 के 6 विंग को हेड करता था अध्यक्ष। विंग को हेड करता था अध्यक्ष। कौन हेड करता था? अध्यक्ष हेड करता था। अध्यक्ष हेड करता था। ठीक है, ये अध्यक्ष हेड करता था। हु हेड द रिपोर्ट टू द सेनापति। अब अध्यक्षका के ऊपर कौन था? अध्यक्ष के ऊपर कौन था? अध्यक्ष के ऊपर कौन था? सेनापति। जो कि ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट सारी इन द सेंस कि ये जो भी कैवलरी था, ये जो भी मिलिट्री पावर था मौर्यन एम्पायर में, उन सारी चीज़ों का रिपोर्ट किसको मिलना चाहिए? सेनापति को मिलना चाहिए। अध्यक्षता के अपर में कौन था? सेनापति। और सारी रिपोर्ट कौन देता था? ये अध्यक्ष जो भी था, इन सारे कमांडर के, ये सारे मिलिट्री का अध्यक्ष जो था वो रिपोर्ट किसको ट्रांसफर करता था? सेनापति को रिपोर्ट ट्रांसफर करता था। एज पर मेगास्थनेस अकाउंट ईच विंग हैड 5 बोर्ड मेंबर्स। सभी विंग के पास 5 बोर्ड मेंबर होता था। कौन कौन से? इन्फेंट्री के पास 5 बोर्ड मेंबर हो गया, कैवलरी के पास 5 बोर्ड मेंबर हो गया, एलिफेंट्स वाले के पास 5 बोर्ड मेंबर हो गया, चैरियोट्स के पास 5 बोर्ड मेंबर हो गया, और नेवी के पास भी 5 बोर्ड मेंबर हो गया, और ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट विंग के पास भी 5 बोर्ड मेंबर हो गया। हु वे रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एवरी विंग एट द ग्रास रूट लेवल। जो कि वही बोर्ड मेंबर क्या था? जो भी 5 बोर्ड मेंबर था, मीन्स टोटल 6 में कन्वर्ट कर दिया। और इस 6 में 5 बोर्ड मेंबर था। बोर्ड मेंबर था, और यही बोर्ड मेंबर क्या करता था? उसको ग्रास रूट लेवल पे मीन्स ग्राउंड लेवल पे उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। किसको? पूरे मिलिट्री पावर को, पूरे मिलिट्री को। इस किस राज में ये बात किस राज की हो रही है? ये बात हो रही है मौर्यन राज की। किस राज की बात हो रही है? ये बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, या फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर शुरू होने से पहले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? कैसे पैसे का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था? द स्टेट ब्रॉट न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ कल्टिवेटर्स एंड शूद्र लेबर। ये हम लोगों ने पहले पिछले लेक्चर में भी क्या कर रखा था? मौर्यन के टाइम में भी इस बात को डिस्कस कर रखा था कि जो भी नया लैंड था, जो भी न्यू लैंड था, जो कि कल्टिवेशन हो रहा था, वो क्या करता था? वो कल्टिवेटर्स या शूद्र लेबर के थ्रू क्या करता था? उसको खरीद लेता था। ब्रॉड मीन्स उसको अपने स्टेट के अंदर ला लेता था। तो वर्जिन लैंड वाज ए सोर्स ऑफ हैंडसम रेवेन्यू फॉर द स्टेट। और वो जो मीन्स जो न्यू लैंड था वो क्या करता था? एक अच्छा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता था स्टेट के लिए। और वो जो लैंड था वो किससे लिया जाता था? वो लिया जाता था आपका जो उस जगह का लोकल कल्टिवेटर्स था या फिर जो शूद्र था, उनसे क्या करता था? उनसे वो बाउट कर लेता था। स्टेट मीन्स राजा बाउट कर लेता था, क्योंकि स्टेट का पूरा सेंट्रली पावर किसके पास था? सेंट्रल पावर स्टेट का पूरा राजा के पास रहता था। तो वो मीन्स जो भी खरीदता था लोकल जगह से,
वो किसके पास जाता था सारा रेवेन्यू? वो सारा रेवेन्यू स्टेट के पास जाता था, और जो भी कल्टीवेशन होता था न्यू लैंड में वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू को जनरेट कर देता था। थ्रू द रीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड को रीडिंग करने के बाद इट सीम्स दैट ये क्या देखा था, दैट द टैक्स कलेक्टेड रिमेंड बिटवीन 1/4 इन द फर्टाइल लैंड एंड 1/6 ऑफ द लेस फर्टाइल इन टर्म्स ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा क्या बन गया इसमें टैक्स प्रोडक्शन के टाइम पे, कि जो भी टैक्स कलेक्टेड होता था, जो भी लैंड फर्टाइल था, जो भी फर्टाइल लैंड था उसका 1/4 टैक्स कलेक्शन होगा, और जो भी लेस फर्टाइल लैंड था उसका क्या होगा, उसका 1/6 टैक्स कलेक्शन होगा, और वो कहाँ जाएगा, राजा के पास जाएगा। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द समर्था। रेवेन्यू किसके द्वारा कलेक्टेड होता था, कौन रेवेन्यू कलेक्ट करता था, समर्था। समर्था क्या था, ये एक हाई ऑफिशियल्स था हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। समर्था कौन था, समर्था कौन था, ये जो कि एक हाई लेवल ऑफिशियल्स था जो कि रिस्पॉन्सिबल था टैक्स को कलेक्ट करने का। इसका काम ही था टैक्स कलेक्ट करना। इवन ए कलेक्शन ऑफ वाटर टैक्स वॉज डिप्लॉयड। उसके बाद फिर जो मान लीजिए इरीगेशन करेगा या फिर जो इरीगेट करेगा अपने फील्ड को, उसके ऊपर उसको वाटर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये सारे टैक्स के प्रोसेस था। टॉल्स वेयर ऑल्सो लिवाइड ऑन द कमोडिटीज। टॉल्स जो भी चीज़ें बाहर से आ रही है या फिर जो भी उस मार्केट में जाना चाहता है या चीज़ों को बेचना चाहता है, उसको क्या मिले, उसको उससे क्या लिया जाएगा, उससे टॉल टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, ब्राउट डाउन फॉर सेल एंड दे वर कलेक्टेड एट द गेटवेज। मीन्स उस जगह जो भी कलेक्शन होगा वो टोल टैक्स लिया जाएगा उससे, जो भी कहीं दूसरे जगह से आ रहा है यहाँ पे बेचने के लिए चीज़ें या फिर और भी चीज़ें जो भी है वो क्या होगा, वो टोल टैक्स देगा, उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। द स्टेट इन्जॉयड ए मोनोपोली। उसके बाद भी क्या स्टेट क्या इन्जॉय करता था, मोनोपोली इन्जॉय करता था। जैसे मोनोपोली इन माइनिंग, माइनिंग में मोनोपोली देना पड़ेगा स्टेट को। उसके बाद लिक्कर सेलिंग लिक्कर। उसके बाद आर्म मैन्युफैक्चर्स ऑफ आर्म, इसका आर्म का मैन्युफैक्चर। ये सारी चीज़ों से क्या होता था, स्टेट का टैक्स कलेक्ट होता था। अब देख लिया हम लोग ये रेवेन्यू सिस्टम। अब देखते हैं जुडिशियल सिस्टम क्या था स्टेट का। जुडिशियल सिस्टम के अनुसार देखेंगे हम लोग, जुडिशियल सिस्टम में क्या बन गया, 2 कोड बन गया। क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को 2 पार्ट में बांट दिया, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। जुडिशियल सिस्टम अंडर द मौर्यन। अब मौर्यन के अंडर जुडिशियल सिस्टम में क्या सिस्टम था, देयर वेर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। 2 कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज नोन एज धर्म अधिकारिंस। सुप्रीम कोर्ट के हेड को क्या बोल दिया, धर्म अधिकारिंस। द सबऑर्डिनेट कोर्ट वाज आइदर सिविल और क्रिमिनल। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या था, या तो सिविल कोर्ट था या तो क्रिमिनल कोर्ट था। देयर वेर 2 काइंड्स ऑफ लॉ कोर्ट्स। 2 तरह का लॉ कोर्ट्स था ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड के टाइम में यही 2 लॉ कोर्ट था। धर्मास्थिय द कोर्ट ऑफ सिविल लॉ एंड कंटाकशोधना द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। धर्मास्थिय इसको क्या बोलता था, सिविल लॉ को बोलता था कोर्ट ऑफ सिविल लॉ, ठीक है, और कंटाकशोधना ये बोलते थे कोर्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ को, ठीक है। देयर वर वेरियस कोर्ट्स इन द फॉर्म्स ऑफ मौर्यन के टाउन में बहुत सारा कोर्ट्स था। हाउएवर 3 जजेज एंड 3 कमिश्नर्स लेड द केसेस इन दिस कोर्ट्स। जबकि यहाँ पर 3 जज और 3 कमिश्नर्स क्या करेगा, इन केस को इस कोर्ट में रिकॉर्ड करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर का क्या सिग्निफिकेंस रहा, टोटल हम लोग देखेंगे इसमें स्टेट कैसे कंट्रोल होता था। पहले क्या था, किंग का बिहेवियर ऑफ द किंग। द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और द धर्मशास्त्र स्टेट दैट द किंग ओबेज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज लेड डाउन दिस टेक्स्ट। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या फिर धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग देखेंगे किंग क्या ओबे करता था, किंग हमेशा कौन सा पालन मानता था या फिर क्या फंक्शन करता था, कि जो भी इस टेक्स्ट में मीन्स ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ था वो सारे कौन मानता था, किंग मानता था। रॉयल ऑर्डर्स आर सुपीरियर टू अदर ऑर्डर्स एज वाज असर्टेड बाय अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि रॉयल ऑर्डर, जो राजा का ऑर्डर होगा वही सुपीरियर ऑर्डर होगा, ठीक है। क्वार्टरली एडवाइसेस दैट किंग शुड प्रोमुलगेट धर्म व्हेन सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द वर्ण एंड आश्रम सिस्टम प्रेसिडाइड्स। ही एड्रेस द किंग एज धर्म परिवर्तका और द प्रोमुलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। कौटिल्य क्या एडवाइस करता था किंग को, कौटिल्य ये एडवाइस करता था, मीन्स चाणक्य क्या एडवाइस करता था किंग को, कि जो भी चीज़ें धर्म या फिर सोशल ऑर्डर के बेस्ड पे, वर्ण या आश्रम के सिस्टम के बेस्ड पे हमें क्या करना है, नियम बनाना है। और वो क्या करता है, ही एड्रेस्ड द किंग एज धर्म प्रवर्तिका। वो किंग को क्या एड्रेस करता है, धर्म प्रवर्तिका ऑफ सोशल ऑर्डर का धर्म प्रवर्तिका। धर्म ये प्रोमुलगेटर का क्या मतलब है, नए कानून या प्रणाली की औपचारिक रूप से घोषणा करना। मीन्स जो भी नए कानून या नई प्रणाली बनती थी वो समाज के हिसाब से
वो कौन एड्रेस करता था? वो किंग एड्रेस करता था। इसलिए कौटिल्य ने किंग को क्या बोल दिया? धर्म प्रवर्तिका। क्या बोल दिया? धर्म प्रवर्तिका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एसेशन ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। एसेशन ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें था, मीन्स जो भी पावर था, वो कौन पावर एंजॉय कर रहा था? वो पावर एंजॉय कर रहा था रॉयल, मीन्स राजा। राजा के पास एब्सोल्यूट पावर था। एब्सोल्यूट पावर उसके पास था। वाज नेचुरल क्यूमुलेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कन्क्वेस्ट एडप्टेड बाय द प्रिंसेस ऑफ मगध। मगध पोजेस्ड द रिक्वेस्टिंग पावर ऑफ स्वार्ड टू इन्फोर्स ओवरऑल कंट्रोल। मीन्स जो भी पावर था या फिर जो भी मिलिट्री पावर था वो किसके पास था? वो एब्सोल्युटली किसके पास था? रॉयल के पास था, मीन्स एब्सोल्युटली राजा के पास था। अब इसमें आ जाते हैं कुछ पार्ट्स ब्यूरोक्रेसी के। किसके पार्ट आ जाते हैं? ब्यूरोक्रेसी के। देर वजह देखिए, पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहले बिहेवियर ऑफ द किंग। किंग का क्या बिहेवियर था? मतलब स्टेट कैसे कंट्रोल हो रहा था मौर्यन एम्पायर में? स्टेट कैसे कंट्रोल हो रहा था? पहले देखे हमने किंग का बिहेवियर कैसा था। उसके बाद देखते हैं ब्यूरोक्रेसी का क्या काम था। देयर वॉज ए डिफाइंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर। एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर डिफाइंड था टू कंट्रोल ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। द स्टेट नीडेड ए वास्ट ब्यूरोक्रेसी। अपने सभी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, सभी स्टेट स्फेयर को कंट्रोल करने के लिए स्टेट को क्या चाहिए था? एक वास्ट ब्यूरोक्रेसी चाहिए था। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम। मीन्स इसमें क्या होना चाहिए? इस ब्यूरोक्रेसी में क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। वेरियस स्पाइसेस केप्ट एन आई ऑन फॉरेनर्स एंड न्यूमरस ऑफिसर्स। बहुत सारे स्पाइस, बहुत सारे स्पाइस मिल करके क्या करना है? फॉरेनर्स के ऊपर आंख रखना है और न्यूमरस बहुत सारे ऑफिसर्स के ऊपर भी आंख रखना है। दे आल्सो हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ स्टेट रेवेन्यू फ्रॉम पीपल। ये और ये स्पाई क्या करता था? ये स्पाई किस में हेल्प करता था? कलेक्शन ऑफ स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू को भी कलेक्ट करने में हेल्प करता था। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड तीर्थास। जो दूसरा फंक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन था, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज था, उसको क्या बोलते थे? तीर्था बोलते थे। इट सीम्स दैट मोस्ट ऑफ देम आर पेड इन कैश। ये क्या दिखाता है कि मोस्ट ऑफ देम किस में पेड होता था? कैश में पेड होता था। ठीक है। तीर्थास वाज ग्रुप दैट कंसिस्टेड ऑफ द हाईएस्ट फंक्शनरीज हु वेर मिनिस्टर्स, हाई प्राइस्ड, कमांडर इन चीफ एंड क्रॉन प्रिंस। क्रॉन प्रिंस मीन्स क्या है कि तीर्था किसका ग्रुप था? उसमें क्या ग्रुप था? तीर्था के ग्रुप में से हाईएस्ट फंक्शनरी था, जैसे कि जो मिनिस्टर था, मंत्री था, जो हाई प्राइस था, पुरोहित, जो कमांडर इन चीफ था, सेनापति, या फिर जो क्रॉन प्रिंस था, युवराज। वो सब किसमें आता है? वो सब आता है तीर्थास में। और ये भी क्या करते थे? ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था। ठीक है। दे आर पेड जेनरसली एज मच एज 48,000 पनास, वाइल द लोवेस्ट ऑफिसर्स आर पेड एज लिटिल 10 to 20 पनास। मीन्स ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मौर्यन के टाइम में भी क्या था? इनइक्वालिटी था। मीन्स क्या था? इनइक्वालिटी था। क्योंकि जो भी हाई लेवल का तीर्थास था, या फिर जो भी मिनिस्टर, हाई प्रीस्ट, कमांडर इन चीफ या फिर क्राउन प्रिंस था, उसको क्या होता था? उसको ज़्यादा सैलरी मिलता था, जैसे 48,000 पनास। और उसके कंपेयर में अगर देखा जाए, लोवेस्ट ऑफिसर जो था उसको कितना मिलता था सैलरी? 10 से 20 पना। ये क्या दर्शाता है कि ये उस टाइम में मौर्यन एम्पायर में या फिर मौर्यन के सोसाइटी में क्या था? इनइक्वालिटी था। ठीक है। रोल ऑफ स्लेव। ऑफ स्लेव का क्या रोल था? इन द मौर्यन पीरियड के टाइम में स्लेव्स वेयर इंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क। स्लेव कहाँ इंगेज था? एग्रीकल्चर वर्क। लार्ज स्केल पर स्लेव कहाँ इंगेज था? एग्रीकल्चर वर्क करने में, खेती करने में ज़्यादा इंगेज था। स्टेट मेंटेन फार्म्स। स्टेट फार्म को मेंटेन करता था, ऑन विच स्लेव्स आर हायर्ड, लेबर वेयर एम्प्लॉयड। जहाँ पर कि स्टेट क्या मेंटेन करता था? स्टेट क्या करता था? खेती करता था। उसमें से क्या होता था? उसमें स्लेव को हायर्ड करते थे, स्लेव को रखते थे, या फिर उसको मीन्स क्या कहते हैं, उसको पैसे दे करके पेड हायर करते थे लेबर्स को, और उसमें एम्प्लॉयमेंट देते थे। 1.5 लाख वॉज कैपेटिव बाउट बाय अशोका फ्रॉम द कलिंगा वार टू पाटलिपुत्रा में हैव बीन इंगेज इन एग्रीकल्चर। 1.5 लाख वार कैपेटिव्स ये कहाँ से लिया गया था? अशोका, जब कलिंगा को हराया गया था अशोका ने, उस टाइम में पाटलिपुत्रा लाया गया था वार टू पाटलिपुत्रा में हैव बीन इंगेज इन एग्रीकल्चर। और ये सारा जो भी लड़ाई का सामान था उसको किस में इंगेज कर दिया? एग्रीकल्चर में इंगेज कर दिया। ठीक है। हाउएवर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी इज नॉट ए स्लेव सोसाइटी। जबकि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी कोई स्लेव सोसाइटी नहीं था। उनको क्या था? उनको शूद्रास वर रिगार्डेड एज द कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द 3 हायर वर्ण। स्लेव सोसाइटी नहीं था। शूद्रा को क्या रिगार्ड किया जाता था उस टाइम में? जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये ऊपर जो शूद्र से जो 3 ऊपर वाले हैं उनके अंडर रहता था कौन? शूद्र। ठीक है। इसलिए वो स्लेव सोसाइटी नहीं था। उसके बाद देखते हैं, पहले हम लोगों ने क्या देखा? राजा का क्या चीज़ें था, राजा का क्या बिहेवियर था। दूसरा देख लिया कि ब्यूरोक्रेसी क्या था। तीसरा क्या देख लिया? स्लेव का क्या रोल था। चौथा क्या देखेंगे? रोड नेटवर्क कैसा था, पूरा एरिया का रोड नेटवर्क
कैसा था, क्योंकि रोड नेटवर्क एक सिस्टम को चलाने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी सिस्टम को अगर चलाना है तो उसमें रोड नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए, और एक अच्छा रोड नेटवर्क चाहिए। इसलिए हम लोग देखेंगे कि मौर्यन टाइम पे रोड नेटवर्क का क्या सिचुएशन था। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया गया। द रोड नेटवर्क वॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड विच हेल्प इन ईजी मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। रोड नेटवर्क को हाईली ऑर्गेनाइज्ड किया गया जिससे कि क्या मिल सके, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या कर सके, मूव कर सके। मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्रा इज लोकेटेड एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मौर्यन का कैपिटल जो था पाटलिपुत्रा वो कहाँ लोकेटेड था, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड था, वहाँ पर स्थित था। फ्रॉम हियर ऑफिसर्स कैन सेल अप एंड डाउन द 4 डायरेक्शन। यहाँ से क्या हो सकता है कि ऑफिसर्स क्या कर सके, बेच सके ऊपर या नीचे, मीन्स चारों डायरेक्शन में क्या कर सके, वो बेच सके। तो मान लीजिए कोई भी बिजनेस को अगर बढ़ाना है या फिर कोई भी चीज़ों को बढ़ाना है तो उसमें क्या चाहिए, उसमें मेन फंक्शन रोड नेटवर्क का होता है। या ट्रेड और कॉमर्स को अगर बढ़ाना है तो वहाँ पर मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, रोड का होना चाहिए। अब क्या है कि पाटलिपुत्रा क्या था, पाटलिपुत्रा कैपिटल था किसका, मगध का। या फिर मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन था, मौर्यन एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्रा था। जब पाटलिपुत्रा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था और उस जगह से क्या चाहिए था, उस जगह से लगभग 4 डायरेक्शन में अप डाउन लेफ्ट राइट सब जगह अगर चीज़ों को भेजना है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, रोड नेटवर्क बहुत सही होना चाहिए। बिसाइड दिस रॉयल रोड कैन रन फ्रॉम, और इसके साथ रॉयल रोड भी रन होता था। क्या क्या, पाटलिपुत्रा टू नेपाल थ्रू वैशाली एंड चंपारण। पाटलिपुत्रा से नेपाल के लिए कौन जाता था, पाटलिपुत्रा से नेपाल के लिए रोड था किसके थ्रू, वैशाली और चंपारण के थ्रू। ठीक है। एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के नीचे फ्रॉम वैशाली टू पेशावर, चंपारण, कपिलवस्तु, कलसी एंड हाजरा। वैशाली से पेशावर के लिए भी था रोड, कहाँ से, फुट हिल्स के नीचे, मीन्स हिमालय के नीचे नीचे रोड गया हुआ था। वो क्या क्या पास करता था, चंपारण, कपिलवस्तु, कलसी और हाजरा, ये सबको मेंटेन करता जाता था ये रोड सिस्टम। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू पटना, नॉर्थ वेस्ट में क्या होना, कहाँ था, इंडिया टू पटना, पटना टू सासाराम एंड फ्रॉम द वेस्ट टू मिर्ज़ापुर, पटना से सासाराम और मिर्ज़ापुर सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। पाटलिपुत्रा वाज कनेक्टेड टू कलिंग बाय रूट थ्रू मध्य प्रदेश। पाटलिपुत्रा किसके साथ कनेक्टेड था, कलिंग, किसके थ्रू, मध्य प्रदेश के थ्रू। कलिंगा वाज लिंक्ड विद आंध्रा एंड कर्नाटक, कलिंगा किसके साथ लिंक्ड था, आंध्रा और कर्नाटक के साथ लिंक था। ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन अपियर्स एन इंपॉर्टेंट हाईवे। अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या अपियर कर रहा था कि एक इंपॉर्टेंट हाईवे को अपियर कर रहा था। दीज स्टोन पिलर्स वेर मेड इन चूनर नियर वाराणसी। क्यों अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या अपियर करता है एक इंपॉर्टेंट हाईवे, क्योंकि जो स्टोन पिलर्स बन रहा था वो मेड इन चूनर में बन रहा था, जो कि वाराणसी के नज़दीक है। फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अब वहाँ से जो स्टोन का पत्थर बना वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के साउथ जाएगा और नॉर्थ जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें रोड सिस्टम चाहिए। उसके बाद अशोका इंस्क्रिप्शन शो रॉयल, उसके बाद अशोका का इंस्क्रिप्शन क्या दिखाता है, रैन ओवर द इंटायर कंट्री एक्सेप्ट द एक्सट्रीम ईस्टर्न साउथ, मीन्स जो भी न्यायालय था या फिर जो भी रिटर्न चीज़ें था वो क्या दर्शाता है कि वो पूरा कंट्री में मीन्स डायरेक्टली रन करता था, एक्सेप्ट द एक्सट्रीम ईस्ट एंड साउथ, जहाँ किसके अलावा, जो कि एक्सट्रीम साउथ में है या फिर एक्सट्रीम ईस्ट में है। वहाँ पर क्योंकि मौर्य का एम्पायर था ही नहीं, एक्सट्रीम साउथ में केरल साइड नहीं था और उधर बांग्लादेश साइड नहीं था, मीन्स एक्सट्रीम ईस्ट में बांग्लादेश साइड नहीं था। तो इनके अलावा क्या होता है, इनके अलावा हमें अशोका का इंस्क्रिप्शन मिलता है और पूरा इंटायर कंट्री में देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं टैक्सेशन का क्या सिस्टम था, या फिर टैक्सेशन हम लोग करें, चलो टैक्सेशन आज वर्क कर लेते हैं, टैक्सेशन तक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टैक्सेशन के आगे का क्या सिस्टम था। कौटिल्य नेम्स मेनी टैक्सेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। कौटिल्य का क्या नाम था, वो कौटिल्य क्या करता था, कौटिल्य ने क्या कर रखा था, बहुत सारे टैक्स को कलेक्ट कर रखा था, जैसे पीजेंट से, आर्टिसियन से और ट्रेडर से। फॉर दिस मौर्यंस नीड ए स्ट्रॉन्ग मशीनरी फॉर असेसमेंट, कलेक्शन एंड स्टोरेज। इसके लिए इस टैक्स को क्या करना, इस टैक्स को रखने के लिए या फिर कौटिल्य ने क्या कर रखा था, बहुत सारे नाम से टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे। जैसे में पीजेंट से अलग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, आर्टिसन से अलग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ट्रेडर से अलग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आ रहा था वो अलग टैक्स हो रहा था, जो माइनिंग से आ रहा था वो अलग से हो रहा था, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वार से आ रहा था वो अलग टैक्स की चीज़ें आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए या फिर इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए था उनके पास, मौर्यन को क्या चाहिए था, कुछ लोग चाहिए था, जिससे क्या हो कि वो सारी चीज़ें कलेक्शन और स्टोरेज में उसको हेल्प मिले। ठीक है। 2 मेन ऑफिसर्स को उन्होंने क्या करा, अपॉइंट करा, क्या क्या, समर्थ एंड संधिता। ठीक है। इसको क्या करा, सेंट्रल अथॉरिटी के आधार पे, मीन्स केंद्रीय अथॉरिटी के आधार पे इन दोनों को क्या करा, अपॉइंट करा। ठीक है। द समर्थास वेयर हाई ऑफिसर्स। अब समर्था कौन था, समर्था हाई ऑफिसर्स था हु वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट ऑफ टैक्सेस एंड, जो कि अब समर्था का क्या काम था, समर्था का काम था
कि रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्स का असेसमेंट का किसका काम था? असेसमेंट का काम था समर्थ का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सन्निधान, वेर द चीफ कस्टोडियंस ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। अब उसको उस ट्रेजरी को रखने का, उस ट्रेजरी को सेफ रखने का किसका काम था? ये सन्निधास का काम था। उस ट्रेजरी को सेफ रखने का किसका काम था? ये सन्निधास का था। वी ऑल्सो हैव एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ रूरल स्टोर हाउस which show taxes were also collected in kind and these granaries were meant for helping people in times of famine and drought। अब क्या देखने को मिला, एक एपिग्राफिक एविडेंस भी क्या देखने को मिला है कि रूरल में स्टोर हाउस भी था। क्यों स्टोर हाउस था? मान लिया जाए कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसे ना होकर के या फिर मुद्राएं ना होकर के, कॉइन्स ना होकर के, उसके पास क्या था? अनाज होता था। तो वो क्या करता था? वो अनाज को ही टैक्स के रूप में ले लेता था। राजा को तो टैक्स चाहिए था, चाहे वो अनाज के रूप में ले या फिर कॉइन्स के रूप में ले। तो इसको कहने का मतलब है कि वो एक स्टोर हाउस भी, या फिर स्टोर हाउस का भी एविडेंस देखने को मिला है, रूरल स्टोर हाउस, जिसमें कि क्या करते थे राजा? उस टैक्स का जो भी ग्रेनरी होता था, जो भी अनाज होता था, उसको वहाँ पर स्टोर करता था और पीपल को मदद करता था, लोगों को मदद करता था। किस टाइम में? जिस टाइम में फेमिन या ड्राउट हो, जाड़ा, ये मीन्स कभी सुखाड़ पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी और भी किसी तरह का घटना हो गया जिसमें कि सब लोग सफ़र कर रहे थे। तो उस टाइम में क्या होता था? उस टाइम में वो जो टैक्स कलेक्शन हुआ था ग्रेनरीज का, वही यूज करके लोगों का पेट भरा जाता था या फिर लोगों को चीज़ें दिया जाता था, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स गिव्स अस एविडेंस ऑफ सैलरी और इवन टैक्स बीइंग पेड इन कैश। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है, ये क्या एविडेंस देता है कि उनको सैलरी दिया जाता था, एवन टैक्स बीइंग पेड इन कैश, और टैक्स को कैश में पेड किया जाता था, ठीक है। आज हम लोग ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आगे देखेंगे कि मौर्यन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, उसके बाद नॉलेज का क्या स्प्रेड हुआ, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेटलमेंट, फिर न्यू सेटलमेंट का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर इकोनॉमिक रेगुलेशन क्या था, फिर हम लोग क्या देखेंगे उसके बाद, ये कल की लेक्चर में फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुआ, या फिर मीन्स उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद क्या देखेंगे? मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, ठीक है। ये हमारे कल के लेक्चर है। तो अब हम लोग ये डिस्कस कर, ये कहने का मतलब है कि अगर PDF चाहिए, दो जो वांट टू PDF, वो क्या करें? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बसंत UPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग अब इसके बारे में, इसके आगे में, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।